विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में अरावली की पहाड़ी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, सतपुड़ा की पहाड़ी, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार और पूरे दक्कन का पठार, महाराष्ट्र का पठार आदि के संबंध में पढ़ लिया है। आज हम लोग जो भाग बचा हुआ है उसमें से कुछ का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले उड़ीसा की उच्च भूमि, ये उड़ीसा की उच्च भूमि है। यह भी एक पठारीय भाग ही है। यह जो है गर्जात पहाड़ी के रूप में उत्कल तट के सहारे, ये जो तट है इसको उत्कल तट या उत्कल का मैदान भी कहते हैं। उत्कल तट, इसके बाद उत्तरी सरकार तट है, फिर कोरोमंडल तट है। उत्कल तट के सहारे पूरब में, और इसका जो है उत्तरी विस्तार छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में महानदी और दक्षिण में पूर्वी घाट की पहाड़ियों तक इसका जो विस्तार है। इसको जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। एक उत्तरी उच्च भूमि और उत्तरी उच्च भूमि में इसकी दो चोटियां पाई जाती हैं, मलयगिरी और मेघसानी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो उड़ीसा के उच्च भूमि की है वो मलयगिरी है, 1169 मीटर। ठीक है, ये इसका जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन युग के ग्रेनाइट, नीस व ज्वालामुखी से हुआ है। तो इस तरह से इसमें ग्रेनाइट और नीस जैसे शैल पाए जाते हैं। इसके बाद आता है दंडकारण्य का पठार। ठीक, दंडकारण्य का पठार जो है यह उड़ीसा के दो जिलों कोराटपुर और कालाहांडी, कौन कौन, उड़ीसा के दो जिला कोराटपुर और कालाहांडी, एवं छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जो मध्य प्रदेश से कट के बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का निचला भाग जो बस्तर जिला के नाम से जाना जाता है, बस्तर जिला है, वहां तक, एवं आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम एवं श्रीकाकुलम, इतना आंध्र प्रदेश, मतलब ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन सा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इसका जो क्षेत्रफल है 89,078 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह जो है इसमें बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं। इसको भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दंडकारण्य उच्च भूमि और दूसरा है दंडकारण्य घाट। दंडकारण्य उच्च भूमि के अंतर्गत उत्तरी भाग, जो दंडकारण्य पठार का उत्तरी भाग है वो उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। उसमें जो है जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है उसके पठार को सम्मिलित किया जाता है। किसके पठार को, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के बस्तर के पठार को। और जो घाट है, जो दंडकारण्य घाट है वो कालाहांडी कहाँ है, जो है उड़ीसा में कालाहांडी पठार, जो उत्तर पूर्व में हो जाएगा, उड़ीसा के आसपास। ठीक है, इसका जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है वहाँ कांकेर बेसिन है, कांकेर नदी है और कांकेर बेसिन है। और इसके दक्षिण पश्चिम में जो है
मलकानगिरी का पठार है दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है। ये कांकेर बेसिन है और दक्षिण पश्चिम। इधर जो है पूर्वी घाट का मैदान आ जाता है, ठीक है। ये उसके बाद जो आंध्र प्रदेश से कट के राज्य बना है तेलंगाना, तेलंगाना का पठार आता है। तेलंगाना का पठार जो है वो एक तरह से कुछ समतल मैदान है और इसका ढाल पूरब की तरफ है। किधर है? पूरब की तरफ है। और इसमें कैम्ब्रियन पूर्व काल की नीश शैलें पाई जाती हैं। मतलब ये प्री कैम्ब्रियन काल की नीश शैलों से बना हुआ है। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया, एक तेलंगाना और एक रायलसीमा की उच्च भूमियां, ठीक है। एक तेलंगाना और एक रायलसीमा की उच्च भूमियां। फिर हम लोग आते हैं दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग में। ऊपर हम लोग महाराष्ट्र के पठार के संबंध में पहले पढ़ चुके हैं। उसके नीचे आते हैं, इधर ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, एक कगार है ये, इसको हम अगले क्लास में बताएंगे। तो कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार का जो विस्तार है वो कर्नाटक और केरल, केरल राज्य, यहाँ ये केरल राज्य है, केरल राज्य तक विस्तृत है। कहाँ तक? कर्नाटक और केरल में। इसमें जो शैलें पाई जाती हैं वो आर्कियन युग से लेके आधुनिक काल तक की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। इसमें जो है बाबा बुदन की पहाड़ी है और बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च जो चोटी है वो मुल्यानगिरी है। कौन सी? मुल्यानगिरी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1925 मीटर। कितनी? 1925 मीटर, 1925 मीटर। कौन सी? मुल्यानगिरी। बाबा बुदन की जो है पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मुल्यानगिरी। उसके बाद कुद्रेमुख है 1894 मीटर। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख स्थान है जो जहां पर लौह अयस्क बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो यह भी पूछा जाता है कि यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है। फिर इसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। मलनाज पहाड़ी, उत्तरी उच्च भूमि का पठार और दक्षिणी उच्च भूमि का पठार। मलनाड, मलनाड क्या है? मलनाड की पहाड़ियां हैं। मलनाड में पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है और इसकी जो उत्तरी उच्च भूमि है ये एक ऊंचा पठार है जिस पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी हैं। कौन कौन? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। कहाँ? कर्नाटक के पठार में, ठीक है। फिर दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि में जो है वहां मैसूर का पठार है। ये कावेरी नदी जो आती है, कावेरी नदी, उसको उसका जो है विस्तार मैसूर के पठार के आसपास है, ठीक है। मैसूर के पठार से होके आती है वो। उसके नीचे इधर तमिलनाडु का पठार है, ठीक है। तमिलनाडु का पठार ये पश्चिमी घाट से लेके पूर्वी घाट के मैदान तक विस्तृत है। पूरा ये क्षेत्र जो है तमिलनाडु का पठार है, ठीक है। तमिलनाडु के पठार को भी दो भागों में बांटा गया है। एक पहाड़ियों क्षेत्र है, तमिलनाडु की पहाड़ियां, और दूसरा कोयम्बटूर मदुरै उच्च भूमि, ठीक। कोयम्बटूर मदुरै उच्च भूमि। तमिलनाडु की पहाड़ियों के अंतर्गत तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जैसे जवादी पहाड़ी है, सेवराय है, कलरायन है, पंचमलाई है। ये पहाड़ियां, क्योंकि हम जब पूर्वी घाट पढ़ाने लगेंगे ना, इनके सारे पहाड़ियों के संबंध में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और कोयम्बटूर और मदुरै के उच्च भूमि में ताम्रपर्णी एवं वैगई नदी बेसिन है। वैगई नदी ये सबसे दक्षिण में है, भारत के सबसे दक्षिण में वैगई नदी है। तो इसके ये जो है कहाँ है? तमिलनाडु के पठार में, ठीक है। इस तरह से जो दक्षिण भारत की पठारी भाग है उसके संबंध में हम लोगों ने पूरा पढ़ा, पठारी भागों के संबंध में। और इसके बाद रह गया है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट।
और हम ये देखें कि यह जो है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, भारत के भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा भूखंड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। अब सिर्फ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन दोनों के संबंध में हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे और उसके बाद ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से पठारों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।